सभी को नमस्कार। कल महानागायण के बारे में बात करी गई थी, उसी को कंटिन्यू किया जाएगा आज। और ये एक पोस्टर है जो काफ़ी पसंद है मुझे। संपूर्ण त्रिफना के संग्राहक संस्करण का ये पोस्टर है और अनुपम सिन्हा जी ने ये संग्राहक संस्करण के जो 4 पार्ट का एक सीरीज़ था उसके कवर के लिए बनाया था। और इसमें लगभग सारे इवेंट आपको दिख जाते हैं, मेजर जो कैरेक्टर्स है वो दिख जाते हैं। देख लेते हैं एक बार इसको। इसमें ये नागराज है और ये नागपाशा है जो कि मेन विलेन है नागराज की लाइफ का, अभी जो स्टोरी चल रही है उस हिसाब से। और नागायण में यही मेन विलेन थे। जी हाँ, नागायण जो सीरीज़ है उसमें मेन विलेन देखिए पीछे ये बने, यही है मेन विलेन नागायण के। दूसरा इसमें ये दिखा रखे हैं दादा वेदाचार्य, ये भी नागराज की लाइफ के काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि इनके पिता नागराज के पिता जो हैं तक्षक राज, उनके कोई सहयोगी रहे थे। इनके पिता एक राजा थे। नागराज की एज बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी लाइफ उसका जन्म ही अलग प्रकार से हुआ है। हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब से 4K में ही रिकॉर्ड किया करूँगा। कल मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर महानागायण का जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो मैंने 4K में रिकॉर्ड किया था, अनबॉक्सिंग भी किया था। और फिर मैंने कहा मैं इसको नॉर्मल करूँगा, लेकिन कुछ लोगों के मैसेज वगैरह आए कि सर काफ़ी अच्छा उसका प्रेजेंटेशन आ रहा है, काफ़ी क्लियर वीडियो आ रहा है। तो मैंने कहा वाई नॉट 4K में करते हैं, बस थोड़ा सा कि फाइल का साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा समय लग जाता है। ये हैं यक्ष राक्षस गरुड़गंट, ये मुझे इस सीरीज में देखने को मिले थे फर्स्ट टाइम। तो जैसे नागराज के देव कालजयी हैं, वो खजाना सीरीज़ से हम इंट्रोड्यूस हुए थे, जो नागराज के कुल देवता हैं, तक्षक राज के पुत्र हैं नागराज। तो उन्हीं के जो काउंटर हैं या उन्हीं के जो अपोजिट हैं वो है यक्ष राक्षस गरुड़गंट। और नगीना जो कि एक पुराना कैरेक्टर था अनुपम सिन्हा जी के नागराज को संभालने से पहले, वो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था नागदीप में, और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है खजाना सीरीज़ के बाद में। और त्रिफना सीरीज़ के बाद में इसको एक अलग एक कलर दे दिया गया है, थोड़ा सा कनिंगनेस टाइप का। खजाना सीरीज़ से ही वो हम देख रहे हैं। और नागायण में थोड़ा और एक स्टेप आगे चली गई ये बात कि विसर्पी की माँ के रूप में भी इसको प्रेजेंट किया गया नगीना। ये विसर्पी हैं जो नागदीप के राजा मणिराज की पुत्री हैं और नागदीप के शासक भी हैं, क्योंकि उनके पुत्र विश्वप्रिय की मौत हो चुकी है। और ये जो सीरीज़ थी त्रिफना, इसमें ये एक नया कैरेक्टर हमको देखने को मिला था, विशांक, जो कि राजा मणिराज का पुत्र था और किसी एक सेंस में नागपाशा का भी वादा पुत्र था। वो पूरा एक रहस्य इसमें खुला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें था ये त्रिफना सर्प, जो 3 कालों को, जो जिसके पास में त्रिफना सर्प हो उसको 3 कालों पे वो राज कर सकता है। प्रॉब्लम ये थी कि त्रिफना जो है वो विसर्पी के ख़ानदान में था, यानी कि नाग द्वीप में था त्रिफना, जो भी उसका खजाना वगैरह होगा, और उसको पाना चाहती थी नगीना। और इसी वजह से जो नागायण के अनुसार विसर्पी के पिता मणिराज से जो इन्होंने विवाह करा और उसको लेकिन पा नहीं पाई, ऐसा कुछ था। नागराज की बात करें वो बिल्कुल अलग है, वो एक नागदीप नहीं था, वो एक तक्षक नगर था। वहाँ पे तक्षक राज थे जो नागपाशा के सगे भाई थे, और उनके पास में ये थी 3 मणियाँ। मतलब नागराज के खजाने में 3 मणियाँ थी और विसर्पी के खजाने में त्रिफना, अगर हम उनकी जो है इनहेरिटेंस देखें उनका वो है। और अगर ये तीनों मिलते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तो जा करके तीनों कालों पे राज किया जा सकता है। और इसी के परिणाम स्वरूप इस कॉमिक्स में देखिए नागराज को जो है भविष्य काल में भेज दिया गया था, जहाँ पे नागराज वृद्ध था और वहाँ की किसी मुसीबत से उसको जूझना पड़ा। ये उस तरीके के कैरेक्टर्स का फीचरिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ थी। इसमें ये देखिए मृत्यु एक ऐसा कैरेक्टर भी आया था, यमराज भी हमको देखने को मिले थे, इसमें तो नहीं दिखा रखे। उसके अलावा यहाँ पर ये फेसलेस है, जो दादा वेदाचार्य की पोती भारती ही हैं, वही फेसलेस बनती है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। इवन इतनी महत्वपूर्ण पात्र है कि अगर आप नागायण सीरीज़ की बात करेंगे और नागराज की विवाह की जब बात होगी तो बिल्कुल इक्वल है। मतलब जैसे विसर्पी के साथ नागराज के हम एक पेयरिंग को देखते हैं, तो वैसे भारती के साथ भी देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिफना में भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि इनकी शादी होने वाली थी, उसमें भी एक मतलब नागायण का जो शुरुआत का फ्लेवर या टीज़र या टेस्ट जो था वो आपको त्रिफना सीरीज में मिला था। बहुत अच्छी लगी मुझे सीरीज। ये हैं विशंदर, जो नगीना के साथ उन्होंने पेयरिंग करके काफ़ी ज़्यादा इसमें उपद्रव खड़े करे थे, और नगीना विशंदर की एक पेयरिंग बन गई थी त्रिफना सीरीज़ के बाद में। अच्छी एक सीरीज़ निकली। मतलब विशंदर विश्वकन्या से इंट्रोड्यूस हुए थे, अनुपम सिन्हा जी ने रचा कैरेक्टर। नगीना पहले से कैरेक्टर था, लेकिन दोनों की पेयरिंग काफ़ी पसंद करी गई त्रिफना में भी। उसके बाद नागायण में भी इन्होंने झंडे गाड़े, और इससे पहले भी आतंकवाद सीरीज़ में भी देखने को मिला थोड़ा बहुत कुंडली वगैरह। तो ये है। इसके अलावा इसमें और कैरेक्टर हमको दिख रहे हैं। महात्मा कालदूत यहाँ पर हैं। ये 3 नाग जैसे हैं, कालदूत मतलब काल, और 3 त्रिफना काफ़ी मैच करता है, भूत भविष्य वर्तमान। ये देखिए इसमें 3 ये जो कालदूत हैं वो 3 नागों का संगम है। तो ये वर्तमान काल है, भूतकाल, भविष्य काल, ऐसा कुछ। और ये कोई एक इनका कैरेक्टर है।
जिससे ये जूझ रहे हैं, ऐसा है ये। एक्चुअली ये वैद्याचार्य के रुद्राक्ष की माला ही है गले में, वो एक, तो ये काफ़ी कुछ कहता है ये पोस्टर, जो संग्राहक संस्करण का एक तरीके से वो है। और इसका डाइजेस्ट भी अभी आया है काफ़ी सस्ते में, शायद 450 480 रुपये में, जो दुखद घटना है हमारे लोगों के लिए। हमने ऐसे 1000 रुपये के 2 महीने संग्राहक संस्करण ले रखे हैं इस चित्र की वजह से। तो इसको फिलहाल मैं हटा दूँ, ये पोस्टर पड़ा था तो मैंने कहा क्यों ना इसके बारे में बात कर ली जाए। अब बात करेंगे फिर से, जो कल हमने बात छोड़ी थी महानागायण के बारे में, आज मैं इसका डिटेल रिव्यू मेरे हिसाब से लेकर के आया हूँ, जितना हो सकेगा मैं ठीक ठाक रिव्यू देने की कोशिश करूँ। तो नागायण में मैंने आपको बोला कि त्रिफना से जो टेस्ट हमको मिला था उसी को एक्सप्लोर करा गया। कल मैंने पूरा बताया था कि नागायण में जो है पूरी सीरीज़ में 8 या 9 पार्ट है, तो वो सीरीज़ में भी मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन से वो पार्ट है। ये वो 8 पार्ट है, और फिर बताता हूँ, कल बता रखा था फिर बताता हूँ। ये 8 वो पार्ट, आप पॉज करके इनका नाम पढ़ना हो आपको तो पढ़ लीजिएगा। ये कांड है, मतलब रामायण के जो पार्ट्स थे उनको हम कांड बोलते हैं। तो उसी तरीके से नागायण बनाई गई, और उसमें भी जो है नागराज को हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया गया, और एक और कैरेक्टर को यूज़ करा गया इसमें, सुपर कमांडो ध्रुव को। जी हाँ, राज कॉमिक्स का एक और पात्र है सुपर कमांडो ध्रुव। तो नागराज को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह से प्रोजेक्ट किया गया इसमें, और इसमें जो पात्र परिचय भी दिया गया था इस तरीके से, देख लीजिए। ललित कुमार शर्मा जी तब नए नए थे, राज कॉमिक्स में 2007 की बात है, तो उन्होंने अपने हिसाब से इनके कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया गया था। देखिए नागराज है, ध्रुव है, अदर कैरेक्टर से दिखा रखे, तो इधर ध्रुव के कैरेक्टर, नागराज कैरेक्टर हुआ है। सुपर कमांडो ध्रुव भी काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र है। ये इसके साथ एक हमको जो बुक मार्क मिला है, ये नागराज है, ध्रुव है। कंप्लीटली अलग तरीके के व्यक्तित्व हैं, कंप्लीटली अलग तरीके की स्टोरी है, लेकिन ये है कि भाई हाँ, बहुत ज़्यादा फेमस थे दोनों की पेयरिंग काफ़ी पसंद करी गई। आर्टिस्ट राइटर अनुपम सिन्हा जी सेम थे, तो उन्होंने इनकी काफ़ी अच्छी हमको कॉमिक्स वगैरह बना करके दी, तो पेयरिंग काफ़ी फेमस हो गई थी। तो नागायण में ये इन्होंने राम का कैरेक्टर प्ले करा, इन्होंने लक्ष्मण का, और बहुत अच्छी सीरीज बन पड़ी। कल मैंने पूरा बताया था आपको किस प्रकार से संग्राहक संस्करण वगैरह सब देखने को मिले, वो सारी बात कल हो गई थी। अब बात करते हैं पूरी तरीके से महानागायण की। तो मैंने आपको बताया नागायण में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया, पूरी तरीके से नागायण को रिटेलिंग करी गई। ये देख लीजिए, नागराज और ध्रुव राम लक्ष्मण के रूप में, और जो है आपको नागपाशा जो है पूरा 10 सिर वाले क्रूर पाशा के रूप में, जो रावण को रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत अच्छा ये संग्राहक संस्करण हमको दिया श्री संजय गुप्ता जी ने बिग साइज़ में, और मज़ा आ गया सच में। बिग साइज़ में इस कॉमिक्स को इस क्वालिटी में देख करके सच में मज़ा आ गया। बहुत अच्छा एक संग्राहक संस्करण रहा ये। महानागायण में और एक्सप्लोर किया गया, और हमको जो वो टेस्ट पसंद आया था ना त्रिफना वाला, और इस सीरीज़ में जो भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, और ये त्रिफना में नहीं, खजाना में या उसके बाद भी जो प्रलय विनाश जो कॉमिक्स आती रहती थी, नागदीप को जो भी स्टोरी टच करती थी, जैसे फन कॉमिक्स में थोड़ा टच कर लिया, थोड़ा सा जो है किसी और कॉमिक्स में नागदीप की बात छिड़ गई। कभी हमने शेषनाग जो है कॉमिक्स पढ़ी, उसमें उसकी बात आई। नागाधीश हम कॉमिक्स पढ़ रहे थे, तो कुछ कॉमिक्स में नागदीप का जिक्र आता था। तो जो भी क्वेश्चंस अनआंसर्ड छूट जाते थे, जैसे प्रलय में कोई क्वेश्चन है वो अनआंसर्ड छूट गया, उसके अलावा त्रिफना में ये नमणिया कहाँ गई, वो आंसर जो है नहीं मिला हमें। और ऊपर से नागराज के जो पिता हैं राजत या उनके जो पूर्वज हैं, उनको ये मणियाँ किसने दी, वो आंसर नहीं मिला। इवन कालदूत ने भी मेंशन किया था कि ये त्रिफना उनको जिस रुद्र ने दी थी, उसने बोला था कि आप ये त्रिफना रखो, कोई चिंता की बात नहीं है। रीज़न कि ये त्रिफना जब भी काम करेगा जब इसमें मणियाँ होंगी, और मणियाँ पृथ्वी पर नहीं भिजवाई जाएंगी। तो उसने ये भी बोला था कि कालदूत ने ये मेंशन किया था त्रिफना सीरीज में कि देखो यार, इसका मतलब तो ये हुआ जब ये सारी बातें रिवील हुई कि ये मणियाँ भी पृथ्वी पर भिजवा दी गई थी, यानी कि उस रुद्र ने मेरे साथ चाल चली थी। ऐसी तरीके के अनुपम सिन्हा जी ने कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ गए थे। उन्होंने भी प्रॉमिस किया है, जब भी वो महानागायण बना रहे थे, तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर हमको मिलेंगे। और इसमें थोड़ा सा नागराज की भूतकाल को भी टच किया गया है। तो ये है भाई आपके सामने महानागायण का फर्स्ट पार्ट अवतरण पर्व। 96 पेजेस हैं, 96 पेजेस हैं। और पहले के जो कांड थे वो जो है वो 80 पेज के आए थे उस समय, 80 पेजेस के वो थे। ये देखिए, ये तो रिप्रिंट है, 130-140 रुपये मूल्य है, 140 रुपये मूल्य है। 80 पेज के कांड थे, और आप डिटेलिंग और टेक्स्ट देख सकते हैं नागायण के अंदर। तो थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटिंग लग रहा था कि यार साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, और वो अब हमको संजय गुप्ता जी ने भी अच्छा दिया हमको ये संपूर्ण नागायण का संग्रह संस्करण, उसी में ही साइज़ जस्टिफाई हो पाया। और इसके अलावा ये जो महानागायण है, यही साइज़ परफेक्ट अनुपम जी के काम के लिए, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वो दे देते हैं। तो पहला पार्ट अवतरण पर्व 96 पेजेस का है, एक नई शुरुआत है, और अब से शायद 96 पेजेस के ही ये कांड आएंगे, और यही आने चाहिए थे। पहले से 96 पेजेस के ही विशेषांक पढ़ने की आदत थी, और बीच में जो है 80 पेज लाए गए कोस्ट कटिंग वगैरह के लिए, जो भी था ये आपको सामने आया।
नागायण जब इनिशियली आई थी तो 40-40 रुपये के ये कांड आए थे 80-80 पेजेस के। यहाँ पर ये जो पहला हमको मिला है, ये सीरीज अटकी कई बार, राज कॉमिक्स का विभाजन भी हुआ, राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का हमको यहाँ लोगो दिखता है, 500 रुपये के हमको देखने को मिला। अगर ये टाइमली आता तो शायद 120 रुपये या 90 रुपये के हिसाब से ये आनी शुरू होती। मेरे हिसाब से ये एक पहला पार्ट जो इसका नॉर्मल साइज़ में 90 रुपये का आता, ये 120 रुपये का आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि वो सब कुछ बदल चुका है, 500 रुपये में आना इसका बहुत ही मतलब मुश्किल था, पर आई ये। शक्ति रूपा से इस बात की शुरुआत हुई। शक्ति रूपा एक ऐसी अटकी हुई सीरीज़ थी महानागायण की तरह, जिसको मनोज गुप्ता जी ने यथारूप छाप दिया, और उसके बाद से ही ये चीज़ें शुरू हुई, जो काफ़ी एक लंबी स्टोरी है। तो महानागायण हमें देखने को मिली। ये है भैया इसका फ्रंट कवर, जो कि डबल स्प्रेड में है पूरा। और जैसे कि मैंने आपको इसके अनबॉक्सिंग में और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में भी बताया था कि जो है ये इसके पेंसिल वर्जन हम कई बार देख चुके हैं, और संजय गुप्ता जी ने भी इसके पेंसिल वर्जन को जो है अपने इस जो है संग्राहक संस्करण में स्थान दिया था। तो ये अवतरण पर्व का डबल स्प्रेड का कवर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो सेम वही है, प्रॉपर विद प्रॉपर इंकिंग, विद प्रॉपर इफेक्ट्स एंड विद प्रॉपर कलर आपको ये देखने को मिल जाता है। इसमें भी काफ़ी घटनाएं हैं, इवन ये भी उस पोस्टर जैसे आपको दिखेगा, महात्मा कालदूत हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं। बट हाँ, डिफरेंस ये है कि ये पोस्टर अगर आप देखोगे त्रिफना का, तो इसमें विसर्पे की गोद में छोटा सा वो बच्चा है विशांक, यहाँ पे वो बच्चा बड़ा हो चुका है, सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। वहाँ विसर्पे की गोद में है विशांक, और यहाँ पर विशांक की गोद में है विसर्पे। मतलब भाई ने संभाल रखा, विसर्पे जरूर घायल वगैरह हो गई होगी, वो एक सीन से दिखा रखा है। और भी काफ़ी चीज़ें इसमें। ये है महाकाल क्षेत्र, जो यहाँ पे तो काफ़ी घुटनों के बल लेटे हुए हैं, कहीं पे पता नहीं क्यों लेटे हुए हैं। अदरवाइज़ जो नागायण थी मेन, उसमें मेन विलेन यही थे, मतलब इनसे ही नागायण की शुरुआत हुई थी। ये देखिए, ये है महाकाल क्षेत्र जब शुरुआत होगी इस महागाथा की। ये देखिए, ये है वो, तो इसी से शुरुआत हुई थी नागायण की, सॉरी। तो महानागायण की शुरुआत हुई, तो ये एक प्यादे के रूप में साबित हुआ है। इनसे भी बड़ा कोई है कालीवन करके वो दिखाया है इसमें। इस तरीके से शुरुआत होती है महानागायण की। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये यथारूप जैसा लग रहा है, जैसे कि शक्ति रूपा यथारूप आई थी ना, मैंने आपको बताया कि पेंसिल्ड वर्जन लाया गया है शक्ति रूपा का, उसको हम यथारूप बोलते हैं। कि जैसा पेंसिल्ड वर्जन है, उसका कोई इंकिंग वगैरह नहीं हुआ, तो उसको यथारूप बोलते हैं। इसको यथारूप के भी रूप में जो प्रमोट किया गया और सेल किया गया, ये है यथारूप। तो इसकी याद आई, और हाँ वो सही भी है। कुछ लोगों ने बोला कि वो ऐसा नहीं है, नागायण का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है। ये देखिए, इस तरीके का आपको एक स्टाइल देखने को मिलता है, लेकिन ये पेंसिल वर्जन नहीं है, ये प्रॉपरली इंक्ड है। उसके बाद में इसको इफेक्ट दिया गया है, नेगेटिव टाइप का इफेक्ट, और तब जा करके ये ऐसा वर्जन आपको नागायण में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप महानागायण में देखोगे वो पहला पेज, तो हाँ वो पेंसिल है, लेकिन उस पेंसिल वर्जन को भी ऐसा फॉर्मेट देने की कोशिश करी गई कि आपको उसकी याद दिलाएगा। क्योंकि वो पुराना पांडुलिपि जैसा या पेज जैसा कलर से आता है, तो इसमें पेंसिल अच्छा था। और ये तंत्रता नहीं है बाय द वे, इनफैक्ट पूरा का पूरा गेटअप मुझे वैसा ही लगा जैसे अग्रज सीरीज में तंत्रता थे। तो मैंने कहा भाई ये वही होंगे, शुरू में जो मैंने कल अनुमान लगाया था, मैं पढ़ लिया मैंने इसको, तो ये तंत्रता नहीं है बाय द वे। तो ये एक पेंसिल वर्जन है। इसके बाद में बैक में स्प्रेड डबल स्प्रेड कवर है। यहाँ पर बिल्कुल भी पेज वेस्ट ना करते हुए जो बैक कवर का इनसाइड का वाला पार्ट है, वहाँ पर महानागायण का नेक्स्ट जो पार्ट है रक्त पर्व, उसका ऐड यहाँ दिया गया। आप देख सकते हैं रक्त पर्व में ये इन कैरेक्टर को शायद मैं नहीं जानता। ये विशांक है, ये वो शायद कालीवान है, और ये ध्रुव हैं, नागराज हैं, ये विसर्पी होंगी, और ये कुछ और कैरेक्टर्स इसमें दिखा रखे हैं। विशाला है ये शायद विशाला होगी, ठीक है। तो ये रक्त पर्व का इसमें आपको नेक्स्ट पार्ट का ऐड है। अब वो रक्त पर्व यही है कि नहीं, मेरे हिसाब से, क्योंकि हमको जो संपूर्ण नागायण दी थी, नाम भूल जाता, संपूर्ण नागायण जो दी थी हमको संजय गुप्ता जी ने, उन्होंने महानागायण के 2 पार्ट के 2 कवर्स जो थे उनके पेंसिल्ड वर्जन में दिए थे। यानी कि ये पहला तो अवतरण पर्व जो हमारे सामने है फर्स्ट, सेकंड जो है उसका बड़ा इसमें नाम नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ महानागायण लिखा हुआ है। तो मे बी ये रक्त पर्व ही हो जिसका ऐड हमको देखने को मिल रहा है। रक्त पर्व हो सकता है, विशाला भी बनी हुई थी, तो ये रक्त पर्व हो सकता है। अब इसमें मुझे एक डिफरेंस, शक्ति है इसमें, शक्ति मतलब एक नया कैरेक्टर, अभी तक वो जो अदर कैरेक्टर्स आए नहीं है, खाली एंथनी देखने को मिला है। ये मैं एक बात बोल रहा था, इसमें ये जो पेंसिल्ड वर्जन है यहाँ पर, ठीक है, तो इंकिंग और कलरिंग में काफ़ी डिफरेंस आता है। अब देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात ही, ठीक है। ये देखिए जो इफेक्ट पड़ रहा है, ये देखिए, ये है वो महाकाल क्षेत्र, और इनके ये कालीवान ये है, मेन ये है विलेन वगैरह जो भी है। तो खैर इसको करते हैं बंद फिलहाल, बंद क्या ऐसे रख लेते हैं इसको। तो ये है भाई नीचे संपूर्ण नागायण, ये है महानागायण।
तो ये इस तरह के फॉर्म मिलता है। तो कहीं पे भी वेस्ट कुछ नहीं किया है, कोई ऐड वगैरह नहीं है, ये डबल स्प्रेड में ही कवर है। इसके इनसाइड में नेक्स्ट पार्ट का ऐड है और यहाँ आपको फुल कलर्ड विद इफेक्ट्स पूरी कॉमिक्स आपको देखने को मिल जाती है। इंकर्स जो है इसमें ये 2 हैं, विनोद कुमार जी और प्रेम गुणाव जी। एक अमित कुमार जी का नाम है, वो अमित कुमार जी कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था जो सुपर कौना ध्रुव के फ़नी स्केच वगैरह बनाते हैं, वही है क्या? मैंने कंफर्म भी करके बताऊंगा वह है कि नहीं, अब तक कंफर्म नहीं हुआ मेरे को कौन है अमित कुमार। तो यहाँ पर कुछ नागार्जुन कौन कौन से कांड है वो बता रखा है और सेट डिटेल्स बता रखी है कौन कौन से कॉमिक्स आने वाले हैं। हालांकि नाम बता ही लिखा, नागराज अनटाइटल, बाकेलाल अनटाइटल, तो फिर क्या बताया इसमें। और इसके अंदर कुछ और स्केच, महानागार्जुन का ऐड था उसका पेंसिल वर्जन दिखा रखा है। यहाँ पर एक और सीन दिखा रखा है अंदर से, उसका पेंसिल वर्जन दिखा रखा है। यहाँ पर इसका पब्लिकेशन दिखा रखा है, सितंबर 2022 में पब्लिश हुआ है ये, अक्टूबर में हमारे ये हाथ में है। तो 1 2 3 पेज के बाद स्टोरी शुरू होती है। बस इसमें थोड़े क्रेडिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, मज़ा आता है और सारा का सारा अनुपम जी का आर्ट से भरा हुआ है। यानी इसमें ऐसा कोई पेज आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे अनुपम जी का आर्ट ना हो, सिर्फ इस पेज को छोड़ करके। ये ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट है, अदरवाइज़ पूरी तरीके से ये अनुपम सिन्हा जी के आर्ट से भरा हुआ कॉमिक्स है। और इसमें विनोद कुमार जी की इंकिंग हमको देखने को मिलती है शुरुआत के पार्ट में। तो इसमें पहला तो ये है जो काफ़ी प्रचारित हुआ था। इसमें आपको ऐसा लगेगा हुआ ये था, मैं बताऊँ आपको। अच्छा, कहानी वहीं से शुरू होती है, बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ से नागार्जुन ख़त्म हुई थी। या इसको हटा देता है कि मेटल के ये है वो उसके कवर को डैमेज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, ये कॉपी काफ़ी ख़ास है क्योंकि जो इनके रचनाकार हैं, क्रिएटर हैं, आर्टिस्ट हैं, जो राइटर हैं श्री अनुपम सिन्हा जी, उनके देखिए ओरिजिनल सिग्नेचर है। तो उन्होंने सिग्नेचर करके भिजवाई है ये। तो मनोज गुप्ता जी ने एक स्कीम दी थी एक बार कि जैसे ही इसका ये प्री ऑर्डर लगा था तो उसी दिन जो लोग 200 कॉपीज़ तक जो ऑर्डर कर रहे थे उनको सिग्नेचर कॉपी मिलने वाली थी, तो मुझे मिली। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि चाहे हम उपसंहार की बात करें नागार्जुन के, या फिर जो है उससे पहले वाले पार्ट या लास्ट पार्ट इतिकांड की हम बात करें, तो इतिकांड जहाँ पे ख़त्म हुआ था, यह अनुपम सिन्हा जी की बहुत अच्छी विशेषता है कि इतिकांड जहाँ ख़त्म हुआ था उसके बाद उपसंहार शुरू हुआ। वरना अभी जो मूवीज़ आती हैं, कुछ जो अभी आती है ना, मतलब एक नई कोई चीज़ शुरू होती है तो वो कम्प्लीटली न्यू स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं हुआ। तो इतिकांड जहाँ ख़त्म हुआ था जस्ट वहीं पर जो है उपसंहार शुरू किया था श्री अनुपम सिन्हा जी ने। कि ये जब सीरीज़ एंड हुई थी, ऐसा कुछ संयोग बैठा कि जो महानायक थे उन्होंने अपना बलिदान दिया और जो है वो उन्होंने अपना बलिदान दे करके अपनी आत्माओं के थ्रू कुछ काम करा और धर्म की रक्षा करी, ऐसा कुछ हुआ। तो सुपर हीरोज़ मारे गए, कौन से, ये सामने दिख रहे हैं, नागराज है, सुपर कौना ध्रुव है और धनंजय, वो मर गए। तो इसमें बिल्कुल वहीं से स्टार्ट किया गया कि वो मर चुके हैं और उनके शरीरों का जो है अंतिम संस्कार हो रहा है। वहाँ से इन्होंने स्टोरी शुरू करी और ये जो है 32 पेज की एक कॉमिक्स थी। 32 पेज की कॉमिक्स थी उस समय, पहली बार 32 पेज की कॉमिक्स देखने को मिली थी। नागराज ध्रुव की काफ़ी टाइम से देखी नहीं थी ऐसी कॉमिक्स, 64 पेज की कॉमिक्स हुआ करती थी। तो 32 पेज में इसको ऐसा सेट किया गया कि घटनाक्रम को फिर से खंगाल दिया गया, जो शांत हो गया था बिल्कुल, उसको उसमें हलचल पैदा हो गई। और उसके बाद के पार्ट महानागार्जुन की पृष्ठभूमि की शुरुआत हो गई। ये महानागार्जुन का ओरिजिनल ऐड था जिसका पेंसिल वर्जन मैंने आपको इसमें दिखाया। महानागार्जुन की शुरुआत में ही जो अवतरण पर्व है उसमें इसका पेंसिल वर्जन 3rd नंबर पेज पे आपको ये देखिए, इसी का आपको पेंसिल वर्जन देखने को मिलता है। तो ये इंटेंशन छापा गया है, ऐसा नहीं कि इसका कलर वर्जन अवेलेबल नहीं था, छापा गया उसे, बस ये ऐसा है। तो कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ उपसंहार खत्म हुई थी, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है। तो उसमें कुछ ऐसा संयोग बनता है कि ये जो आत्माएँ हैं सुपर हीरोज़ की, वो फिर से उनके शरीरों में लौट जाए तो कितना अच्छा हो। तो इसमें वो फील गुड वाली फीलिंग दिखा रखी है, देखिए कि वो आत्माएँ फिर से लौट जाएंगी और जो है उनके शरीर को फिर से, ये जिंगालू हैं, जो येती हैं, एक ये धनंजय हैं जो कि देव हैं, सुपर कौना ध्रुव मानव है और नागराज नाग मानव है। चारों बिल्कुल अलग ही प्रजाति के हैं काफ़ी, और ये इनकी नेक्स्ट जनरेशन है जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको नागार्जुन में मिलती है। तो स्टोरी शुरू होती है, उसके बाद में जो है किस तरीके से होता है, क्या है ये। और इवन हम अगर ऐड में भी देखें, जो कि कोई स्पॉइलर हो नहीं सकता क्योंकि ऐड तो सबके पास अवेलेबल होता है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है, देखिए ये बातें इसमें साफ लिखी हुई हैं कि भविष्य के नायकों के साहसिक प्रयास के फलस्वरूप महानायकों की पुण्यात्माएँ वापस इस लोक की ओर चल तो चुकी हैं, पर उनके शरीर अब परिवर्तित हो चुके हैं तंत्र जोम्बीज़ में, और अब यही जोम्बी प्रभाव फैल रहा है समस्त पृथ्वी पर भी। काल कलावित होंगे अरबों, क्योंकि छिड़ जाएगा महारण और बन जाएगी महानागार्जुन। ये एक्चुअली महाभारत पर बेस्ड होगी और इसके जो पार्ट्स होंगे उनका नाम पर्व से होगा, क्योंकि रामायण में जो है हम कांड वर्ड यूज़ करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के लिए, और महाभारत में जो है पर्व वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसमें पर्व होगा। तो अब ऐसा हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, वो प्रयास जारी हो चुके हैं। तो एक शुरू में एक स्नैपशॉट था, अभी तक आत्माएँ नीचे आई नहीं है। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग लिंक दिखा रखा है, ये तो बच्चे हैं, ये देखो
जिंगालो के बच्चे हैं, नागराज के हैं, ध्रुव वगैरह के, तो वो आपस में बातचीत वगैरह कर रहे हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना, सोच रहे हैं कैसे होगा। यहाँ पर ये उनके शरीर हैं नागराज ध्रुव वगैरह के, और ये जो शरीर है ये नागरानी का शरीर है, वो थोड़ा थोड़ा डिग्रेड भी हो रहा है पर ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली वो लिटरली मरे नहीं है, उसको एक अलग देखिए थोड़ा सा बिग साइज़ में अच्छा लग रहा है आर्ट वर्क। अनुपम जी का चित्र, वो जो विनोद जी की इंकिंग वगैरह अच्छी लग रही है। हाँ, जहाँ पर विनोद जी की इंकिंग नहीं होगी वहाँ दिक्कत आएगी। अब इस स्टोरी में ना एंथोनी का एक और करेक्टर है, और एंथोनी का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्लेस किया गया है। अब अगर आप देखो ना तो एक रियल वर्ल्ड है जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, महानागायण या जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एंथोनी का कैरेक्टर अगर आप सोचोगे कभी भी राज कॉमिक्स में जो एंथोनी का कैरेक्टर है वो कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आप सोचो कि वो जो कैरेक्टर है वो जब ज़रूरत पड़ती है तो कब्र फाड़ करके वो बाहर आता है। देखो ये संपूर्ण ड्रैकुला का एक और पोस्टर श्री अनुपम जी के द्वारा बनाया गया, और इस समय एंथोनी का रोल था इसमें। एंथोनी बना हुआ कहाँ है, दिख नहीं रहा भाई, बड़े कमाल हो गई। ड्रैकुला में एंथोनी का काफ़ी रोल था, इसमें दिखा नहीं रहा। खैर, तो संपूर्ण ड्रैकुला एक सीरीज़ थी, उसमें भी एंथोनी का रोल था। तो एंथोनी जो है राज कॉमिक्स का एक ऐसा पात्र है, ऐसा कैरेक्टर है जो आपको वो ऐसा करता है कि जो है वो मरा हुआ है और उसकी कब्र है, ठीक है, एंथोनी गोंजाल्वेज। और जब भी कोई अपराध वगैरह होता है उसके हिसाब से उसको जो कुछ काम करना होता है तो वो अपने कब्र को फाड़ करके बाहर निकलता है। इस तरीके से वो इस तरीके का एक सुपर हीरो है। और राज कॉमिक्स से सभी सुपर हीरो आपस में मिल चुके हैं, क्योंकि सन 2000 में जो कोहराम आई थी मल्टीस्टार, जो भी अनुपम सिन्हा जी ने बनाई थी, उसमें वो सब मिल चुके हैं आपस में। पर उस कैरेक्टर को कभी इस तरह से मैंने देखा नहीं। मैंने कहा यार वो दोनों वर्ल्ड को जानता है, मतलब जब वो अपने कब्र के अंदर कब्र को फाड़ के बाहर नहीं निकलता, वो रात को ऐसा काम कर पाता, तो बाकी टाइम वो कहाँ रहता है, किस वर्ल्ड में रहता है, वो कौन सी दुनिया है। एक तो ये बात। दूसरा, नागायण में जब सभी ये नायकों का अंत हो गया, जब ये सब खत्म हो गए हैं नागायण में, उसके बाद कभी आपने सोचा कि यार वो नागायण, वो जो महानायक है उनकी आत्माएं कहाँ होंगी इस वक्त। तो बड़ा अच्छा कनेक्शन निकाला इन्होंने कि एंथोनी वो एक कनेक्टिव लिंक है जो उस वर्ल्ड को भी जानती है जहाँ पर इन नायकों की आत्माएं जा चुकी हैं। उसके अलावा इनके बच्चे वगैरह या जो अभी जो रियल वर्ल्ड है वो ये प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसी भी आत्माएं लौट जाएं या वो सुपर हीरो जो है ज़िंदा हो जाए। एंथोनी इस वर्ल्ड को भी जानता है, मतलब जब वो कब्र फाड़ के बाहर आता है तो एक नॉर्मल सुपर हीरो की तरह व्यवहार करता है। हमने कई तरीके के मल्टीस्टार कॉमिक्स में उसको देखा है, चाहे वो ड्रैकुला हो, चाहे कोराम हो, या अदर कोई और जो है विशांक हो। तो ये एक बहुत अच्छी लिंक निकाली है अनुपम सिन्हा जी ने, मतलब दोनों वर्ल्ड को आपस में जोड़ने का। तो एंथोनी बहुत अच्छा पार्ट इसमें प्ले करने वाला है, उसका एक अच्छा रोल है इसके अंदर, वो हमें इसमें दिखाई देता है। और एंथोनी जानता भी है आगरा ध्रुव धनंजय वगैरह को। और एक ये मैंने आपको बताया जो ये कैरेक्टर हैं जो महाकाल छिद्र से भी ऊपर हैं, तो वो थोड़ा दिखाया। महाकाल छिद्र क्या है, इसमें साइड में हट जाएगा, क्योंकि अब आपको नागायण की नहीं, अब आपको महानागायण की आवश्यकता है। बहुत ही शानदार आपको आर्ट देखने को मिलेगा विनोद जी के चित्रांकन के साथ। ये नगीना है, ये भी अपनी कोई चाल चल रही है। और ये जो गुरुदेव नागपाशा अपना कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ाते ही रहते हैं, पर वो तिकड़म इस प्रकार से भिड़ा रहे हैं या अनुपम सिन्हा जी उनसे भिड़वा रहे हैं कि कैसे भी करके महानागायण की पृष्ठभूमि जो है वो हो। तो ये बच्चे हैं अपना कोई स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, स्टोरी आगे बढ़ती है। इसमें अब ये जो है ना, ये एक इंकिंग है, ये इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। ये जो इंकिंग है वो अब पता नहीं किसकी है। इसमें दो लोगों का नाम लिखा हुआ, प्रेम गुणावत जी और अमित कुमार जी। तो अभी अमित कुमार जी की है या प्रेम गुणावत जी की मुझे नहीं पता, हालांकि प्रेम गुणावत जी जो है वो बांके लाल की कॉमिक्स बनाते हैं, वो उनके चित्र बनाते हैं, तो उनकी थोड़ी सिंकिंग बता रखी है। तो अब इसमें पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि नागराज ध्रुव वगैरह जो आत्माएँ हैं ये रही है। देखो इसमें सुकून कब मिला पता है, मुझे लगा कि यार बीच में ना ये गड़बड़ शुरू हो गई है। अब जो है ये मैं प्रेम गुणावत वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, मैं भी अमित कुमार जी का हूँ। 29 पेज नंबर तक विनोद कुमार जी की इंकिंग है, 30 और 31 पर ये दूसरी इंकिंग है। अब ये चाहे अमित जी की है पता नहीं, या फिर जो प्रेम जी की है उनकी है। उसके बाद अच्छा लगा कि उसके नेक्स्ट ही पेज से फिर से हमको विनोद जी की इंकिंग देखने को मिली। तो ये तो कितना सुंदर ये चित्र लग रहा है। देखिए यहाँ पर ये एक्चुअल में नागराज, ध्रुव, धनंजय, नागरानी वगैरह की यहाँ पे आत्माएं हैं, और ये एंथनी से मिलती हैं और अदर क्रीचर से मिलती हैं। देखिए इस तरीके के जो कैरेक्टर बनाते हैं ना अनुपम सिन्हा जी, मुंह पर मास्क लगा हुआ है, कहीं पे कंकाल सा दिखा रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि 96 पेजेस की शंखनाद का मैंने आपको रिव्यू दिया था। उसमें मैं इतना अटका 15-20 दिन कि मैं उसका रिव्यू कर ही नहीं पाया, मेरे को पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था, कई बार अटक रहा था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी फ़र्क तो पड़ता है। अनुपम सिन्हा जी का आर्ट मतलब मेरा जो आपको जो सेट बैठ जाए, मुझे बड़ा मज़ा आया। पर सेम शक्ति रूपा में नहीं हुआ था, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ। यानी लोग जो बोलते हैं ना कि इसमें जो यथारूप वगैरह पढ़ने में दिक्कत आई, तो हाँ आई वास्तव में। मतलब जो नागायण का जो फॉर्मेट था ना, बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में, मतलब मैं काफ़ी मैंने टाइम निकाल के इसको पढ़ा। ठीक है, तो ये आत्माएं वगैरह है। अब इनमें कुछ ऐसा हुआ है कि ये एंथनी से भिड़ गई हैं। अब क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वापस में पढ़ना क्यों हुआ इनका, और ये भिड़ गई हैं। अब ध्रुव है, नागराज है, जिंगालो है, एंथनी उन सब से टक्कर ले रहा है। आप ऐसा मान सकते हो कि एंथनी उनके विरोध में आ चुका है, बस इतनी सी बात।
ये देखिए फिर अगेन वो इंकिंग का, अब ये विनोद कुमार जी की इंकिंग नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये सीन ना बहुत सुंदर बनाया था यार। ये गुरुदेव नागपाशा में भी तक्षक नगर में है, ओल्ड वाले में, तो ये पानी में है, तो इनके देखो कपड़े ऊपर आ गए स्कर्ट टाइप के जो बहुत ही सुंदर सीन था। काश इसमें विनोद जी की इंकिंग होती और ज़्यादा सुंदर दिखता है ये चित्र। तो ये ना इस तरह की चीज़ें मेरे को ज़्यादा आकर्षित थी। जो फाइट वगैरह ना, जैसे मैंने आपको शंखनाद में बताया था, फाइट वगैरह ज़्यादा मेरे को ये इतना मेरे को मज़ा नहीं आता। इवन हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह भी जो होती हैं, जैसे मैट्रिक्स मूवी है, तो जब हम कॉलेज वगैरह में थे तो लोग बोले कि यार मैट्रिक्स में जो ना पहला वाला पार्ट किसी काम का नहीं है, उस समय सिर्फ बातें ही बातें हैं। आप ना 2 और 3 देखो, उसमें क्या एक्शन है, क्या उसमें बात है। लेकिन उल्टा हुआ मेरे साथ में, जब मैंने मूवी वो देखी तो मुझे फर्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उसमें जो बातें ना बड़ी इंटरेस्टिंग है वो चीज़ें। तो इसी तरीके से मेरे को ना इसमें बड़ा मज़ा आता है, जो तक्षक नगर है या ये जो कनेक्शन अनुपम सिन्हा जी निकाल रहे हैं कि कैसे महानागायन को शुरुआत करना है, और महाभारत के कैरेक्टर सब किस तरीके से सेट होंगे, कौन होगा दुर्योधन, कौन बनेगा धृतराष्ट्र, किस तरीके से सारे काम होंगे। तो वो है, तो ये तक्षक नगर में जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ यांत्रिक मानव मिल रहे हैं, कुछ इनके विरोध में है, कुछ सपोर्ट में है, किसी तरीके से फंसेंगे, वो तो खैर होगा ही, वो तो आपको इसमें पढ़ने से पता लग जाएगा। इसमें एक और बात बताई गई है कि ये तक्षक नगर के एक मॉडल में पहुंच चुके हैं, वहाँ पर इनके खुद के भी एक्शन फिगर्स यानी कि मॉडल्स हैं, और उनसे ये कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो उसके लिए तो आपको कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी कि वो क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें पुराने तक्षक नगर का एक इतिहास आपके सामने आने वाला, चौंकाने वाला काफ़ी। अगर ये बच्चे हैं, अब ये देखो, अब चित्रकारी देख लो आप यार, ये बड़ा ना विनोद कुमार जी की इंकिंग होती है तो मज़ा आता है इसमें। चित्रांकन तो बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है बात है, और इंकिंग का कितना फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, ये वो सीन था कि बिसरपी को पता नहीं क्या हो गया, क्यों उसको विशांक ने संभाला कि क्या हो गया दीदी वगैरह को, वो सारा कुछ है। और इसमें भी काफ़ी रिवील होंगी चीज़ें। मैंने बताया था आपको प्रलय, तो प्रलय के बाद में ना विशाला को मैं काफ़ी मिस कर रहा था। और इवन जो ये विशाला जो करेक्टर है, ऐसा एक करेक्टर जो है आपको कौन सी कॉमिक्स आई थी, एक आई थी मेड्यूसा, उसमें देखने को मिला। तो मैंने कहा अरे वाह यार, हमको ये जो है विशाला प्रलय के बाद में अब आपको मेड्यूसा में देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसमें वो कोई अलग ही कैरेक्टर था, पर दिखने में ऐसा था जैसे कि मुझे यहाँ पे इसकी तंत्रता होने का शक हुआ, पर इसमें तंत्रता नहीं बताया गया वैसा। बट अच्छी बात है कि इसमें विशाला है, और उसमें जो एक कुछ बातें अटकी थी प्रलय में, वो इसमें आएंगी सामने, वो इसमें सामने आ रही हैं। तो इसमें कालदूत और विशाला कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। ये सीन काफ़ी फेमस हुआ है सोशल मीडिया पे। लेकिन इसमें भी ना विनोद कुमार जी की इंकिंग होती तो इसमें और अलग इफेक्ट होता। खैर, तो ये है इस विशाला के साथ मिलके कालदूत वो है, वो अब विसर्पी और विशांक को राजा बनते हुए नहीं देख सकते, इनका कुछ अलग ही चल रहा है। क्योंकि कोई इंसान राजा होता है, वो अगर वो वंश की वजह से है, अपने जो है वंशवाद की वजह से है, तो अगर वंशवाद में कुछ गड़बड़ हुई तो उनके राजा होने में गड़बड़ हो जाएगी। ये इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिखा रखा है। तो वो क्या है क्या नहीं है, वो आगे ये चीज़ बात रिवील होगी। यहाँ पे एंथनी वगैरह टक्कर चल रही है, ये सीन थोड़ा सा शेयर हुआ था इंटरनेट पे, कि ऐसा है महानागान का नाटक, तो ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग इंकर का काम है, और सारी गड़बड़ वो इंकिंग वाली है। आपको कौन सी पसंद आती है? और लगभग लोगों को, मेरे जो मित्र हैं उनको विनोद कुमार जी की इंकिंग पसंद आती है, मेरे को तो काफ़ी पसंद आती है। पर अच्छी बात है कि इसमें बाद में भी एक ठंडी हवा का झोंका मिलेगा आपको, मतलब आगे भी आपको थोड़ी सी बीच में विनोद कुमार जी की इंकिंग मिलेगी। तो ये बच्चे अपने हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं अपना काम करने के लिए, या आत्माएं अपने हिसाब से स्ट्रगल कर रही हैं अपना काम करने के लिए। ये वो सीन है जो आगे आप अब आप देख लो, ये है वो पेंसिल्ड वर्जन। ये देख लीजिए आप, वो पेंसिल वर्जन आप थोड़ा सा देख लेना, सेम उसी का मैं आपको इंकर वर्जन दिखाता हूँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा आपको। इसी पे विनोद कुमार जी की इंकिंग होती, बात अलग हो जाती। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंकिंग जो है प्रभावित करती है चित्रों को। तो ये है भाई, अल्टीमेटली इसमें ऐसा लास्ट में दिखाया है। ये देखो, ये आत्माएं आने में सफल होगी। अब वो सीन है ना, यहाँ देखो, यहाँ पर इंकिंग का चक्कर है। अब या तो ये प्रेम गुणावत जी की इंकिंग है, या फिर ये अमित कुमार जी की इंकिंग है। अब इसको देख लिया आपने, अब देखो आप, ये आइए विनोद कुमार जी की, देखो जिंगालो को देखो आप, बाबा गोरखनाथ को आप देखो, अब देखो ये सीन दूर से आप ये देखो आप, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या इंकिंग है, क्यों मुझे विनोद कुमार जी की इंकिंग पसंद है। बात समझ में ये है। तो अच्छी बात है कि लास्ट आते आते विनोद कुमार जी की इंकिंग देखने को मिल रही है, तो एक मज़ा है कि हाँ अच्छी है। देखो, ये देखो, ये इंकिंग है भाई विनोद कुमार जी की, ये देखो आप। तो ऐसा कुछ इसमें बैठता है मामला। फिर बीच में फिर वही इंकिंग जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसी इंकिंग देखने को मिलती है। इस तरीके से महानागायन जब एंड हो रही है, उसमें इवेंट्स जो कंक्लूड हो रहे हैं वो हो जाते हैं। मतलब इस तरह से पृष्ठभूमि बैठ रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे हिसाब से आत्मा आएंगे और ज़ॉम्बी जो बदल जाएंगे, जैसे दिखाया। और शुरू में इवन प्रस्तावना में भी देखो, जो फील गुड फीलिंग आई थी कि आत्माएं नीचे आ रही हैं, और उसके बाद में जो है जैसे बच्चे खुश हो रहे हैं, तो लास्ट में उनको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये इसके एक एसेंस को आपको दिखाता है कि अब जो है जो वर्तमान के महानायक है, भेड़िया है, डोगा है, अदर जो है, वो एक्चुअली नागराज, ध्रुव, इनसे ही लड़ेंगे, लेकिन इनके ज़ॉम्बी प्रतिरूपों से लड़ेंगे। वही तो था महानागायन का एड। ये एक नॉर्मल सी पृष्ठभूमि आपको दिखा रही है, तभी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी।
जब नागराज और ध्रुव उनके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नागायण बन गई तो इनकी ज़रूरत क्या है, परमाणु की, डोगा की, भेड़िया की, इंस्पेक्टर स्टील की शक्ति की, क्योंकि इनसे टक्कर लेनी है। ये है महानागायण का मूल जो है वो। और किस तरीके से अनुपम जी इसको फैलाते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर कहाँ क्या देखने को मिलता है, देखते हैं, उसको देखा जाएगा। और जो है अभी इसमें एक बात और है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या करूँ, रिवील करूँ नहीं करूँ, इतना मैं बोल दूँगा कि जो तक्षक राज है, नागराज के पिता, उनका एक इतिहास इसमें सामने आएगा। और वो छोटे बच्चे ही हैं, मतलब 17-18 साल के हैं या 19-20 साल के हैं, ये देखिए छोटे से दिखा रखे हैं। और उनका कोई राज्याभिषेक वगैरह होने वाला है। तब एक बात जो है नागपाशा और गुरुदेव को पता लगती है। वो बात एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है आगे। वो क्या बात है क्या नहीं है वो आप मेरे एक थ्योरी भी है उसके बारे में, पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ये महानागायण सभी को मिल जाए। जब सारे इसके बारे में बात कर लेंगे तो एक छोटी सी बात है, मेरे माइंड में एक थ्योरी आ रही है। और वो थ्योरी मैं इतना बोलूँगा, वो तोसी से कनेक्टेड मैं उसको मानता हूँ। इतना मैं आपको एक और इसमें ऐड करके रख देता हूँ, बाद में इसके रेफरेंस से मैं आपको बताऊँगा कि उसमें जो कुछ भी एक चीज़ निकलेगी, अगर आपको किसी में कोई सस्पेंस या कुछ है या कुछ लग रहा है ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो तोसी से कनेक्टेड होगा। महानागायण में भी तोसी आएगा, उसको देख के ऐसा लगा। फिर वो जो होगा मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, कैसा है, जो भी है। तो खैर जो है, तो वो एक छोटी सी बात है, वो अभी उसको रिवील करना संभव नहीं होगा। जब आप इसको पढ़ लेंगे तब उसके बारे में से बात करी जाएगी। पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बनना, मतलब इट्स नो डाउट महानागायण का अवतरण पर्व पूरी तरीके से डिजर्विंग है। और इस साल हमने इतनी सारी जो कॉमिक्स देखी है, नई नई रिलीज़ देखी है, हर तरीके, ऊँट पटांग भी देखी है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी बहुत अच्छी रिलीज़ देखी है, हमने कुछ देखा है, कुछ अच्छे आर्टर की देखी है, कुछ बुरे आर्टर की देखी है, कुछ की स्टोरी एंगेजिंग थी तो कुछ की स्टोरी एंगेजिंग नहीं थी। तो उस लिहाज से 500 रुपये का पेपर बैग 96 पेजेस का कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, अगर अब हम देखें तो। हाँ, ये विदाउट नॉवल्टीज़ है, नो डाउट, पर जो है वो ये है, मतलब महानागायण के हिसाब से। और जितना हमने इस चीज़ का वेट करा है, और राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी को मैं इसका क्रेडिट दूंगा, चाहे आप उसको कुछ भी बोलें, कि महानागायण आने में, शक्ति रूप आने में या अदर कोई और सीरीज़ आने में सबसे बड़ा जो रोल है, इवन सर्वनायक की सीरीज़ आने में, वो मनोज गुप्ता जी का है। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। 4K में बनाया तो इसको अपलोड करने में भी काफ़ी समय लगेगा। आई होप कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप और कोई सजेशन है इसके बारे में, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है डिटेल रिव्यू दिया जा सकता है, फिर स्टोरी वाली बात आ जाएगी, तो थोड़ा लेट रिव्यू करेंगे, उसको उस बात को मिलाया जाएगा। और वेट करते हैं नागायण का कोई और वेरिएंट मिल जाए, कोई और नया एक पार्ट आ जाए और इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। अंत तक बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।